हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर फॉर नेशनल इनकम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस करी थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। वहाँ पे हमने लेक्चर क्लोज किया था। अब हम कुछ आगे वाला पार्ट चेक करते हैं। आगे वाले पार्ट की अगर बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास अब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट होता कैसे, मतलब बेसिकली ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बात करें, तो नेशनल इनकम में नेशनल इनकम क्या है? बेसिकली नेशनल इनकम एक मॉनेटरी वैल्यू है। किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। देखो, हमने लास्ट क्लासेस में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, इंटरमीडिएट गुड्स किए। वो सब हमने इसीलिए किए थे कि हमें ये पता हो कि फाइनल गुड्स क्या है बेसिकली। तो नेशनल इनकम में क्या आता है? नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक सिंपलेस्ट फार्मूला है कि हमारे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आती है। उसमें जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं उनकी वैल्यू आती है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल गुड्स में दो डेफिनेशन इंक्लूड की जाती है, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी गुड्स गए हैं वो फाइनल गुड्स हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। अब वो किस 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 अमाउंट पे इंक्लूड किया जाता है? वो है एमआरपी, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एमपी कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में उसको हम एमआरपी कह रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कह रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको एमपी कह रहे हैं, मार्केट प्राइस कह रहे हैं। और मार्केट प्राइस का बेसिक मीनिंग क्या है? अगर किसी कोई कमोडिटी आपको मार्केट प्राइस पे, इस प्राइस पे मिल रही है, तो इसका मतलब इसमें एक तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है। फैक्टर कॉस्ट मतलब इस कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया गया वो फैक्टर कॉस्ट है। प्लस गवर्नमेंट ने जो आपसे टैक्सेस लिए, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, वो हम इंक्लूड करते हैं, उनको हम कहते हैं एनआईटी। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किस तरह से निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट और एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हम अब इसी इक्वेशन से हम लोग फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात आ जाती है, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है एमपी माइनस एनआईटी। ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे यहाँ। अब नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेशन हम देखें तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें निकालना है। क्योंकि हर क्वेश्चन में जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग तरह से आएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला किस डायरेक्शन में मूव करना है। हम जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं उस हिसाब से हम फार्मूला डिराइव करके डायरेक्शन में मूव करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो एनआईटी इज मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। सो दिस इज अ फार्मूला फॉर एनआईटी। अब हमारे पास तीन फार्मूलेज आ गए। एम पी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, factor cost is equal to MP minus NAT, and NAT is equal to MP minus FC. These are the three formulas which will be important for calculation part. Now, अब फैक्टर कॉस्ट, कभी कभी नेशनल इनकम का जो पार्ट है हम फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं, मतलब एक कुछ कुछ पॉइंट्स में अलग अलग तरह की कैलकुलेशन होती है। तो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? इन लेमन लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज रिमेन फॉर फैक्टर कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस में पैसा है, मार्केट प्राइस मतलब कमोडिटी की जो एमआरपी है, उसमें जो फैक्टर कॉस्ट के लिए अमाउंट निकाला, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो हमने अमाउंट निकाला है, दैट अमाउंट इज बेसिकली फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस में से जब एनआईटी को माइनस कर रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ रहा है। तो अब ये समझ लेते हैं एनआईटी क्या होता है। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट में एक चीज़ और समझते हैं हम लोग पहले। फैक्टर कॉस्ट में मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया हमने। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम रेंट के फॉर्म में देते हैं लैंड को, वेजेस को देते हैं, वेजेस देते हैं हम लेबर को, इंटरेस्ट देते हैं हम कैपिटल को, और प्रॉफिट देते हैं हम एंटरप्रेन्योर को। तो ये चार तरह की फैक्टर कॉस्ट हैं जो एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट के फॉर्मूले में आती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। अब हम एनआईटी पे आ जाते हैं। एनआईटी का मतलब है गवर्नमेंट जो हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है। जैसे इंडिया में एक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा जीएसटी। तो गवर्नमेंट जो आपसे इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है वो इनडायरेक्ट टैक्स एमपी मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होता है। जैसे मान लीजिए एक साबुन लेने गए आप, यू आर परचेजिंग अ सोप फ्रॉम अ मार्केट, तो उस सोप में फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है, प्लस गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स ले रही है, जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वो ले रही है। बट यहाँ पे हमने इसको प्योरली इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोला, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडीज को भी माइनस कर रहे हैं। सब्सिडीज बेसिकली वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को दिया इकोनॉमिक असिस्टेंस के फॉर्म में, फाइनेंशियल असिस्टेंस के फॉर्म में। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज को माइनस कर रहे हैं, तो हमें एनआईटी मिल रहा है। नो, अब हमारे पास
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम है, और गवर्नमेंट की कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर आपसे टैक्स लिया है, जैसे मान लिया आपने सोप परचेज किया और गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया, तो गवर्नमेंट स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ नहीं कर रही। स्पेशली गवर्नमेंट के पास जो एक सेंट्रलाइज जीएसटी कलेक्शन है, उस जीएसटी कलेक्शन के लिए सबके लिए कुछ कर रही है। तो पर्टिकुलरली जिस व्यक्ति ने टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए हम ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर आपके लिए कुछ नहीं कर रही स्पेसिफिकली, इसका मतलब वो गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है। गवर्नमेंट इज गेटिंग द इनकम विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट डूइंग एनीथिंग डायरेक्टली फॉर यू। सो इट मीन्स ट्रांसफर इनकम है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है, बट गवर्नमेंट ट्रांसफर इनकम जब आती है तो उसके बाद सबके लिए कुछ करती है। सो सबके लिए कैसे करती है? इकोनॉमिक असिस्टेंस के फॉर्म में और फाइनेंशियल असिस्टेंस के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्म्स को, हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट क्या देती है? इकोनॉमिक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। बहुत सारी गवर्नमेंट ने योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं के फॉर्म में या फाइनेंशियल असिस्टेंस के फॉर्म में फर्म्स को भी पैसा देती है गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है, जो इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं जिसको हम, उस इनडायरेक्ट टैक्स की ट्रांसफर इनकम में से गवर्नमेंट अपने ट्रांसफर पेमेंट्स को माइनस कर देती है, सब्सिडीज को माइनस कर देती है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के पास माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज एनआईटी बेसिकली। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी ऐड करोगे तो यू विल गेट द मार्केट प्राइस। नो, अब हमारे पास कुछ और नई डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने एमपीएफसी के बारे में सीखा। अब हमारे पास डेफिनेशन है एनएफआईए की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम पहले लेमन टर्म्स में समझते, फिर हम इस पर टेक्निकलिटी पे आएंगे। देखो, हमारे यहाँ के कुछ नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो इंडियन इकोनॉमी के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, कुछ नॉर्मल रेजिडेंट्स यूके गए और यूके से कुछ पैसा कमा के लाए, और यूके के कुछ नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया आए और इंडिया से कुछ पैसा कमा के ले गए, कुछ किसी भी काम के लिए आए, किसी प्रोजेक्ट के लिए आए। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं और दूसरी कंट्री से पैसा कमा के लाते हैं, एक दूसरे की कंट्री से। सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया पाउंड, यूके से कमाया पाउंड 100, और मान लीजिए हमारे यहाँ से वो कमा कर ले गए पॉन्ड्स के टर्म्स में 50 पॉन्ड्स। तो अल्टीमेटली हमने कमाया 50 पॉन्ड्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हम ज़्यादा कमा के लाए वहाँ से, हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेसिकली क्या है, हमने बाहर से, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर से कुछ कमाया है, कमा के लाए, या हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स, सॉरी वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे यहाँ से कुछ कमा कर ले गए। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स की फॉरेन कंट्रीज़ में, उन प्रॉपर्टीज़ से जो रेंटल आ रहा है, और इसी तरह से उन लोगों की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उससे रेंटल मिल रहा है उन्हें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो रेंटल डिफरेंस है, वो रेंटल डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इंटरेस्ट भी ये एक एलिमेंट है, डिविडेंड एक एलिमेंट है। हमारे यहाँ की कंपनी ने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से उसको डिविडेंड मिल रहा है, और वहाँ की कंपनी ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनको डिविडेंड मिल रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली डिविडेंड का जो नेट ऑफ फिगर है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो हम एक लेमन लैंग्वेज में समझें तो लेमन लैंग्वेज में हमें ये समझ में आता है कि जो पैसा हम बाहर से कमा के लाए और जो पैसा वो लोग हमारे यहाँ से कमा के ले गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले, तो वो जो अमाउंट है वो हम उसको बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम इसके टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। जब हमने इसको लेमन टर्म्स में समझ लिया है तो टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम्स। सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फैक्टर इनकम है गाइज। दिस इज फैक्टर इनकम जस्ट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग ट्रांसफर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम्स तो हम छोटी कंट्रीज को बहुत सारा ट्रांसफर इनकम देते हैं, जैसे श्रीलंका है, भूटान, म्यांमार, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज को हम ट्रांसफ़र इनकम देते हैं, मतलब हम उनको पैसा देते हैं। उनकी कंट्री में कोई कैलामिटी आती है तो हम पैसा देते हैं। इसीलिए जो हमसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, ये हमें देती हैं पैसा। हमारी कंट्री में कुछ होता है तो at present we are not talking about transfer income, we are just talking about the factor incomes. So it is the difference between the factor income, that is rent, interest, profit, wages earned by the normal residents of the country. एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर से जो पैसा कमाया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से पैसा कमाया मतलब फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉन रेजिडेंट, वहाँ की जो कंपनी, उसके अलावा जो दूसरी कंट्री से जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से या उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में से कुछ कमा के लेके गए,
उनका जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर। साफ बोला है, फैक्टर इनकम है, उसको बोला है नेट, दोनों का डिफरेंस, नेट मतलब दोनों का डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। एंड इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फ्रॉम होएगा, अगर नेगेटिव है तो ये टू होगा। तो इट मे बी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड भी हो सकता है। तो देखो दोनों चीज़ हो सकती है। और साथ में आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के, तब ये चीज़ जो अभी समझा रहा हूँ ये चीज़ काम आएगी। तो पहले दो चीज़ तो ये आपको डायरेक्टली दिख रही है, यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ पे मान लीजिए फिगर दे रखा है 50 का, और यहाँ पे भी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है और फिगर दे रखा है 50 का। तो एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन समझते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका मतलब ये फिगर ऑब्वियसली हमारे लिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दिख रहा है और पॉजिटिव भी है हमारे लिए। और यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड का मतलब ये पॉजिटिव फिगर है, आपको दिख तो पॉजिटिव रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट ये एक्चुअल में आपके लिए नेगेटिव फिगर है। आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते समय आप इसको ट्रीट करेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा है। अब इसी ये जो दो चीजें आपको सिखाई, इन दोनों चीज में भी जंबलिंग होती है। कैसे जंबलिंग होती है, से दिस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है, सिंपल टर्म्स में लिखा है क्वेश्चन में NFIA, यहाँ पे लिखा है NFIA। अब जहां पे भी क्वेश्चन में लिखा होता है NFIA सिंपल और कुछ नहीं लिखा होता है, और आपको सामने एक अमाउंट दे रखा होता है 50 का, तो आपको इसको क्या मानना है, पॉजिटिव फिगर मानना है। NFIA अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो हमेशा याद रखो, आपको इसको पॉजिटिव फिगर ट्रीट करना है। सो इट विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर कहीं पे भी सिंपल टर्म्स में NFIA लिखा है। तो पहला एक केस क्लियर है, एक दो केस तो हमने पहले पढ़े, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और एक केस है NFIA, NFIA मतलब पॉजिटिव फिगर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा लिखा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ एक फिगर दिया होता है आपको। सपोज मान लीजिए एक नेगेटिव साइन के साथ फिगर दे रखा है 100 का, -100। अब यहाँ पे जम्बलिंग है, यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट फिगर कौन सा दे रखा है, नेगेटिव। तो इसको आपको मानना है 2, क्योंकि नेगेटिव फिगर दे रखा है, तो ये हमारे लिए जम्बलिंग है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड लिखा है और फिगर दे रखा है हमें -100 का, लिखा है यहाँ पे 2 है, बट फिगर यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव में, तो आपको इसे फ्रॉम मानना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज वर्किंग ऑन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपने किसी फिगर को नेगेटिव को पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव को नेगेटिव मान लिया, तो द आंसर विल बिकम रॉन्ग। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे बनता है, वो जो पर्टिकुलर एक फिगर है वो कैसे बनता है। ये फिगर बनता है 3 चीज़ों से, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला कंपोनेंट, यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट, और यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन अर्निंग्स, ये है COE, नेट COE, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है NOS, नेट OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और नेट RECA, ठीक है। सो ये तीनों कंपोनेंट्स के, इनको डिटेल में पढ़ते हैं अब हम। सबसे पहला नेट COE, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर।
जो लेस देन 1 ईयर से बाहर गए हमारे यहाँ। एक्चुअल में नॉर्मली क्या होता है, हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ बाहर गए या हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट अगर बाहर गया और वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रह गया, तो वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन है एन सीओई की, वो सीओई की कैलकुलेशन वही एम्प्लॉयज़ आते हैं, वही नॉर्मल रेजिडेंट्स आते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स 1 साल के अंदर के लिए बाहर गए, किसी फॉरेन कंट्री में गए 1 साल के अंदर अंदर के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, नॉट मोर देन 1 ईयर। सो यहाँ पे साफ कंडीशन लिखी है, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल में बता रखा है। इस कंडीशन को कैपिटल में इसलिए बता रखा है क्योंकि यहाँ पे एक साफ इस कंडीशन में लिखा है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर्स, रेजिडेंट मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स, और एम्प्लॉयर अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर। हमारे यहाँ के लोग लेस देन 1 ईयर के लिए बाहर गए, वहाँ से पैसा कमा कर लाए, और वहाँ के लोग लेस देन 1 ईयर के लिए हमारे यहाँ आए और यहाँ से पैसा कमा के ले गए। उन दोनों का जो नेट है उसको हम बोलते हैं नेट सीओई। एग्जाम्पल इज गिवन, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर वेंट टू अमेरिका फॉर 6 months एंड अर्न सम मनी फ्रॉम देयर। अगेन अमेरिकन्स भी वहाँ से आए और उन्होंने हमारे यहाँ से पैसा कमा के ले गए, तो उसका जो नेट ऑफ है वो नेट सीओई है। अब हम बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग सरप्लस की। सो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट दैट इज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, रेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना, उससे हमें मिलेगा इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की कोई प्रॉपर्टी बाहर है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स का कोई बिजनेस बाहर है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जैगवार को एक्वायर कर रखा है, तो जैगवार से जो इनकम मिलती है, जो डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, क्योंकि वो टाटा हमारी नॉर्मल रेजिडेंट कंपनी है। इसी तरह से हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स ने बाहर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से उनको इंटरेस्ट मिलता है या वहाँ से उनको डिविडेंड मिलता है, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट से वो काउंट होता है, उनकी इनकम काउंट होगी। इसी तरह से हमारे यहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी कंपनीज है जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर है, वहाँ से रेंटल मिलता है उनको, दैट विल बी पार्ट ऑफ नेट अवेज। इसी तरह से वहाँ के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ से वो लोग डिविडेंड कमा के ले जाते हैं, यहाँ से वो लोग इंटरेस्ट कमा के ले जाते हैं। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिसको हम FIIs कहते हैं, बहुत सारे FIIs ने इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो जिन्होंने इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है वो यहाँ से डिविडेंड लेके जाते हैं। तो जब वो डिविडेंड लेके जाते हैं तो वो उनकी इनकम है, नॉन रेजिडेंट इनकम है। उनका जो नेट ऑफ है इसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग सरप्लस, NOS, नेट OS। अब हमारे पास नेट REC है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कैप्ट असाइड आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। देखो, नॉर्मली क्या होता है, कंट्रीज के बीच में कुछ रेमिटेंसेस की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी पैसा पूरा रेमिट नहीं हो सकता, ये प्रॉफिट पूरा रेमिटेंस नहीं होता। क्या होता है रेमिटेंसेस में, जैसे जो कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी वो पूरा प्रॉफिट रेमिट नहीं करती है, कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड के फॉर्म में रेमिट करती है, तो उसी हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब इट इज अ डिवाइजर ऑफ सम प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट है। सो जब अगर हमें डिविडेंड मिल गया, जैसे मान लीजिए टाटा ने जैगवार में पैसा लगाया है, आज जैगवार टाटा का कंपनी है, तो जैगवार जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से कुछ प्रॉफिट तो डिविडेंड के फॉर्म में टाटा को मिल रहा है हर साल, वो तो सेकंड वाले क्लॉज में आ गया, इस वाले क्लॉज में सेकंड क्लॉज में आ गया डिविडेंड के फॉर्म में। पर जैगवार की बैलेंस शीट में बहुत सारा प्रॉफिट रिटेन्ड भी है। रिटेन्ड मतलब वो उन्होंने डिसबर्स नहीं किया डिविडेंड के फॉर्म में, वो प्रॉफिट उन्होंने अपने पास रख लिया। ऐसे रिटेन्ड प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, या एक रिजर्व, दैट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन प्रॉफिट या रिजर्व बना देते हैं हम उसका। तो वो जो रिजर्व है, वो जो रिटेन अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट का जो रिटेन पार्ट है, वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का रिटेन पार्ट भी अल्टीमेटली है तो टाटा का, भले ही वो वहाँ की बैलेंस शीट में पड़ा है, बट अल्टीमेटली है तो टाटा का। तो ऐसा कोई भी रिटेन अर्निंग्स होता है, ऐसा कोई भी रिटेन अर्निंग्स नेट RECA का पार्ट होता है, नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ कंपनीज अब्रॉड। हमारे यहाँ की जो भी कंपनीज बाहर है, बाहर की कंपनीज में जो हमारा रिटर्न अर्निंग का पैसा पड़ा है, वो वाला पैसा सारा हमारा है। और इसी तरह से उनका जो पैसा हमारी कंट्री में पड़ा है, हमारी कंपनीज के में उनका जो पैसा पड़ा है, उसको माइनस कर देते हैं, तो वी विल गेट द नेट RECA। अब NFI कैसे बनता है, NFI बनता है इन तीनों को मिला के, नेट COE को प्लस कर देंगे,
नेट ओएस को प्लस कर देंगे और नेट आरईसीए को प्लस कर देंगे। इन सब को प्लस करने के बाद क्या बनता है, एनएफआईए। अब जो एक्सप्लेनेशन हमने पहले पढ़ा था हम उसको देख लेते हैं एक बार। देखो पॉजिटिव कब होगा एनएफआईए, जब फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जिसको हम टू अब्रॉड भी कहते हैं, जब फ्रॉम अब्रॉड, नेगेटिव यहाँ पे साइन गलत लग गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड से, टू अब्रॉड ज़्यादा होगा, फ्रॉम अब्रॉड कम होगा। और एनएफआई जीरो कब होगा, जब फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड दोनों बराबर होंगे। सो दिस इज रेंज ऑफ एनएफआई है। तो एनएफआई आपको पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है और इक्वल मिल सकता है। अब हम लोग एनएफआई को का ट्रीटमेंट क्या करते हैं आगे फर्दर, वो क्या काम आता है, हम लोग हमारी डोमेस्टिक जो इनकम है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से मिली है, जिसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसमें हम एनएफआईए को प्लस माइनस कर देते हैं। जब एनएफआईए को प्लस माइनस किया जाता है तो हमें मिलती है नेशनल इनकम। इस तरह से नेशनल इनकम का क्रिएशन होता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके बाद नेशनल इनकम के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का पार्ट और है, जो जो ऐसी थ्योरी है जो प्रैक्टिकल में काम आएगी, वो वाला थ्योरी पार्ट करेंगे हम लोग नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट में। और साथ में फिर हम उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस परफेक्ट हो जाएं और आप एग्जाम में उसको सही से अपीयर कर पाएँ। सो टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।